हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल अभी जो आपका यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो है 2 जुलाई 2024 को जो शिफ्ट फर्स्ट में जो आपका पेपर हुआ था उसका मैथ्स का पेपर जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए, एक व्यापारी जो है प्रत्येक 10,000 में 2 रेफ्रिजरेटर बेचता है और एक रेफ्रिजरेटर पर उसे 20% की हानि होती है और दूसरे पर उसे 20% का लाभ होता है। तो पूरे लेन देन में जो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20% के प्रॉफिट की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि 5 पर यहाँ पर 1 का लॉस हुआ तो 5 की वस्तु यहाँ पर 4 में बेची गई। ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप यहाँ पर देखते हैं 20% का प्रॉफिट आपको बताया गया। तो यहाँ पर जो है आपको दिखाई पड़ रहा है 5 पर 1 का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर 5 की वस्तु 6 में बेची गई होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में आप स्टार्टिंग में देखते तो यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस बराबर बताया गया था दोनों का, यानी कि आप यहाँ पर बराबर बनाते तो सेलिंग प्राइस को तो यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ता, यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ता। तो आप इस रेशियो को 3 से गुणा करते और इस रेशियो को आप यहाँ पर 2 से गुणा करते, तो ये जो रेशियो आपके पास बनता वो आपके पास यहाँ पर 15:12 बनता, यानी कि 15 की वस्तु 12 में बेची गई। ठीक है, और यहाँ पर आप देखते तो 10 की वस्तु 12 में बेची गई। आप इन दोनों का टोटल करते तो ये आपका यहाँ पर 25 हो गया और इन दोनों का टोटल करते तो ये 24 हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 यूनिट का लॉस हुआ। 1 यूनिट का लॉस हुआ कितने पर? 25 पर, और गुणा 100 करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर माइनस का 4% आता। अब माइनस का चिन्ह जो है ये यहाँ पर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी बार बताया। अगर प्लस में आता तो यहाँ पर प्रॉफिट होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब इसमें देखिए 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं और 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में जो है पूरा कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके पास ये 12 आदमी थे, 12 आदमी जो थे यहाँ पर प्रतिदिन जो है 24 घंटे काम करते हैं और यहाँ पर जो है यहाँ पर 24 दिन तक काम करते हैं और प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 आदमी हैं और यहाँ पर प्रतिदिन जो है 12 घंटे काम करते हैं, मान लेते हैं x दिनों तक काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, MDH/W वाला फॉर्मूला यूज़ किया और यहाँ पर जो बट्टे के अंदर W होता है वो हमारे पास वर्क होता है और हमने यहाँ पर टोटल वर्क 1 यूनिट मान लिया। तो बट्टे के अंदर 1 आता, उसको यहाँ पर जो है लिखने की आवश्यकता नहीं थी तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। अब इनको बराबर कर दीजिए और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 12 से 12 कट गया, 8 त्रिका 24 हो गया और ये आपके पास यहाँ पर x बराबर जो है 27 डेज आ जाएगा। यानी कि जो 8 आदमी थे ये प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं तो यहाँ पर जो है काम 27 डेज में जो है निपटा देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए 2018 से 2020 की अवधि के दौरान जो है किस प्रकार की कारों के उत्पादन में लगातार कमी है। लगातार कमी आपको यहाँ पर देखनी है और इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब इसमें क्या करना है कि 2018 से 2020 तक आपको देखना है, लगातार कमी आपको यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमी हुई है और यहाँ पर भी कमी हुई है और यहाँ पर कमी हुई है और यहाँ पर भी कमी आपको दिखाई पड़, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको इंक्रीमेंट दिखाई पड़ गया और यहाँ पर देखते कमी है और यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट दिखाई पड़ गया। तो ए और बी आपके प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब इसमें देखिए एक बेलनाकार टंकी की धारिता आपको बता दी गई और यदि इसके आधार की त्रिज्या आपको यहाँ पर 21 सेंटीमीटर बता दी गई तो इसके यहाँ पर टंकी की गहराई जो है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। अब यहाँ पर टंकी बेलनाकार है तो इसकी गहराई को हम h से मान लेते हैं और त्रिज्या आपको r बता दी गई है। अब यहाँ पर धारिता एक तरह से आपको यहाँ पर वॉल्यूम प्रश्न में बता दिया गया। अब यहाँ पर बेलनाकार टंकी का वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है। तो पाई का मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 21 इंटू में 21 हो जाएगा, इंटू में हाइट आ जाएगी h और ये बराबर की साइड वॉल्यूम जो आएगा वो आपको प्रश्न में बता दिया गया 8316। तो आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। भाई आप इसमें देखिए अगर इस 7 से काटते तो ये 3 बार कटता, 21 से आप यहाँ पर इधर डिवाइड करते तो 21 3 63 हो गया, बच गया 20, उतारते 1 201 हो गया, फिर यहाँ पर 21 नमा 189 हो गया और फिर यहाँ पर जो है 12 बच गया, उतारते 126 हो जाता और 21 छिके 126 आपके पास होता है। अब यहाँ पर आप 3 से डिवाइड करते तो 3 एकम 3, 3 दूनी का 6 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी का 6 आपके पास यहाँ पर होता है, यानी कि 132 आ जाता। 22 छिके 132 होता है, यानी कि 6 बार कट गया। तो h बराबर आपके पास यहाँ पर 6 सेंटीमीटर जो है टंकी की गहराई आ चुकी है। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 समरूप त्रिभुज आपको बता दिए गए और यहाँ पर इनका क्षेत्रफल जो है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया गया और यहाँ पर इनकी भुजाएं जो है QR आपको बता दी गई, YZ का मान आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था पीछे, जब भी आपको 2 ट्रायंगल समरूप दे रखे हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है।
तो यहाँ पर इसका एरिया A1 मान ले और इसका एरिया A2 मान ले। तो A1 और A2 की वैल्यू आपको प्रश्न में यहाँ पर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर रेशियो बराबर करते हैं भाई, यहाँ पर देखिए A1 का A2 के साथ रेशियो जो है वो बराबर होता है यहाँ पर QR का जो है यहाँ पर YZ के साथ रेशियो के वर्ग के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये आप यहाँ पर याद रखते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपके पास QR दे रखी है, QR इसमें इस पोजीशन पर है और इसमें इस पोजीशन पर YZ है, यानी कि ये संगत भुजाएं होंगी और संगत भुजाओं का अनुपात आपके पास ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते हैं तो A1 की वैल्यू आपको यहाँ पर 12.96 आपको यहाँ पर दी गई और बट्टे के अंदर A2 की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर 635.04 रखते हैं और ये बराबर की साइड आपके पास यहाँ पर QR डिवाइडेड बाय YZ आ जाता है और इसका स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करते तो इसमें देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट जाता, ऊपर और नीचे डेटा आपको यहाँ पर 4 से डिवाइड दिखाई पड़ रहे हैं। तो 4 त्रिका 12 हो गया, 4 दूनी का 8 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 4 से नीचे डिवाइड करते 15 चौके 60 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, बच गया 3 और 7 चौके 28 हो गया, 6 चौके 24 हो जाएगा। अब ये डेटा फिर से आपको यहाँ पर 4 से डिवाइड दिखाई पड़ रहा है तो 8 चौके 32 हो गया, 4 एकम 4 हो गया और यहाँ पर करते तो 4 त्रिका 12 हो जाता और फिर यहाँ पर बच गया 3 और 9 चौके 36 हो जाता, फिर यहाँ पर 2 बच गया, 6 चौके 24, फिर यहाँ पर 9 चौके 36। अब ये डेटा आपको यहाँ पर देखिए 9 से डिवाइड दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर 9 से डिवाइड करते तो 9 9 81 हो गया और इधर आप यहाँ पर डिवाइड करते तो 9 चौके 36 हो गया, 9 चौके 36 और 9 एकम 9। अब देखिए अगर आप दोनों साइड वर्गमूल ले लेते तो यहाँ पर आपके पास इधर की साइड देखिए 3/21 बनता, 3/21 का मतलब 1/7 हो गया। बराबर की साइड वर्गमूल ले लेते तो स्क्वायर हट जाता, यानी कि QR बट्टे के अंदर आपके पास एक सेकंड यहाँ पर QR की वैल्यू आप यहाँ पर रख देते। QR की वैल्यू प्रश्न में जो है 2.9 बताई गई, ठीक है, और बट्टे के अंदर आपके पास यहाँ पर YZ हो जाता। तो यहाँ पर मैं इसके जगह जो है 2.9 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्र गुणा आप यहाँ पर कराते तो ये आपका यहाँ पर YZ आ जाता और इक्वल टू जो है ये 7 से गुणा कराते तो 9 7 63 हासिल 6, 7 दूनी का 14 और 6 20 हो जाता, यानी कि 20.3 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाता और यही आपसे पूछा गया था YZ का मान, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर यदि सभी कंपनियों में कुल श्रमिकों की संख्या आपको समान बता दी गई तो कंपनी में अकुशल श्रमिकों की संख्या सबसे, किस कंपनी में जो है अकुशल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है ये आपको यहाँ पर बताना था, और किस कंपनी में जो है कुशल श्रमिकों की संख्या सबसे कम है। तो इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अकुशल आपको यहाँ पर श्रमिक देखने और किस कंपनी में सबसे अधिक है। तो अनस्किल्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं अकुशल, यानी कि सबसे अधिक आपको यहाँ पर जो है इसमें दिखाई पड़ रहे हैं बी के अंदर। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुशल आपको देखने, यानी कि स्किल्ड आपको यहाँ पर देखने और स्किल्ड आपको यहाँ पर सबसे कम देखने किसके अंदर है, तो सबसे कम इसके अंदर दिखाई पड़ रहे ब्लू वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बी और बी जो है ये आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाता। इसमें देखिए 4 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक लघु त्रिज्या खंड का परिमाप आपको यहाँ पर ज्ञात करके बताना है, जिसका कोण जो है जो 45 डिग्री का कोण यहाँ पर केंद्र पर अंतरित करता है, ये आपको यहाँ पर प्रश्न में बता दिया गया। तो आप यहाँ पर देखिए एक वृत्त बनाते तो कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पर ये बनता और यहाँ पर जो है मान लेते हैं कुछ इस तरह से जो है आपके पास ये त्रिज्या खंड बनता, लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। अब यहाँ पर ये केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वो आपको यहाँ पर 45 डिग्री बता दिया गया, यानी कि थीटा का मान आपको यहाँ पर बता दिया गया। आप क्या करते, इसका आप त्रिज्या खंड का परिमाप कैलकुलेट करते तो चाप की लंबाई L कैलकुलेट करनी पड़ती, ये दोनों त्रिज्या आप यहाँ पर ऐड करते तो यहाँ पर पेरीमीटर जो है आपका यहाँ पर 2r प्लस का L आता और यहाँ पर L का मान जो है चाप की लंबाई आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, L बराबर थीटा बटे 360 और इनटू में आपके पास यहाँ पर 2πr ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू तो हम रखते नहीं, आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखते 45 डिग्री और बट्टे के अंदर जो है 360 डिग्री हो गया और ये इनटू के अंदर जो है 2 आ गया और इनटू के अंदर पाई की वैल्यू आप यहाँ पर रखते नहीं, आर का मान आप यहाँ पर 4 रख देते क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या आपको 4 इकाई जो है प्रश्न में बताई गई, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कैलकुलेशन करते तो इसमें आपको यहाँ पर 9 से ये डिवाइड करते, 9 पंचे 45 हो गया, ये 9 चौके 36 यानी कि 40 आ जाएगा। 5/40 का मतलब 1/8 और यहाँ पर ये 4 दूनी का 8 कट जाता है, यानी कि बराबर की साइड हमारे पास क्या आ जाता, पाई आ जाता। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते, आर का मान 4 रखते प्लस एल का मान जो है यहाँ पर पाई रखते तो 8 प्लस का पाई जो है ये इकाई में आपके प्रश्न का आंसर आ जाता, ठीक है।
अब इसमें देखिए एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात आपको प्रश्न में बता दिया गया। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल जो है यह भी आपको बता दिया गया। 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात आपको यहाँ पर बताना, यानी कि ये फादर हो गया और ये सन हो गया। इनके आपको यहाँ पर आयु का अनुपात जो है 7:4 बताया गया, यानी कि ये 7x है तो ये 4x हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 7x इंटू में 4x कराते हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको प्रश्न में 1372 आपको यहाँ पर दिया गया था। 4 से आप यहाँ पर डिवाइड करते तो 4 त्रिका 12, 4 चौके 16, फिर यहाँ पर 4 त्रिका 12, 343 आ जाता। 7 से आप डिवाइड करते तो यहाँ पर x स्क्वायर बनता, और ये बराबर की साइड देखिए आप 7 से डिवाइड करते तो ये 49 आपके पास बनता, तो x बराबर आपके पास 7 आ जाता। अब x की वैल्यू आप यहाँ पर 7 रखते तो ये 49 हो जाता, और ये आपका यहाँ पर 28 हो जाता। अब आपको देखिए यहाँ पर 8 वर्ष बाद जाना था, यानी कि यहाँ पर 8 वर्ष बाद जाना था, तो आप दोनों में क्या करते +8 करते, ये आपका यहाँ पर 57 बन जाता, और ये आपका यहाँ पर 36 बन जाता। आप यहाँ पर रेशियो बनाते तो ये 3 से डिवाइड है, यानी कि 19 3 57 हो गया, 12 3 36 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर था। अब इसमें देखिए उपर्युक्त चित्र में दर्शाए अनुसार दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं और केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर और केंद्र A वाले वृत्त की त्रिज्या जो है ये 16 सेंटीमीटर। तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा BC की लंबाई कैलकुलेट करके बतानी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं R1 हो गया, ये आपका यहाँ पर जो है 49 बताया गया, और यहाँ पर जो है R2 जो है ये आपको यहाँ पर 16 सेंटीमीटर बताया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर शायद फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर ये दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी d होती है, और यहाँ पर देखिए अगर ये दोनों एक दूसरे को वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो ये d बराबर आप यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, R1 + R2 कर देते हैं, केंद्रों के बीच की दूरी R1 + R2 कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो उभयनिष्ठ यहाँ पर स्पर्श रेखा है BC, जिसको आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं या फिर सिंपल कॉमन टेंजेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। इसकी लंबाई का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताया था, BC बराबर आपके पास यहाँ पर √ के अंदर केंद्रों के बीच की दूरी d का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस कर देते R1 - R2 का होल स्क्वायर। हालांकि देखिए ये फॉर्मूला आप यूज़ करके आप इसको कैलकुलेशन करके जो है इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटिव हो जाएगा ये प्रश्न। इसमें देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करें तो d का मान आप यहाँ पर R1 + R2 का होल स्क्वायर और माइनस के अंदर R1 - R2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब √ के अंदर इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 4 इंटू में R1 और R2 हो गया, तो ये आपका यहाँ पर 2 √ के अंदर R1 और ये R2 आ जाएगा। अब ये वाला रिजल्ट जो है ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है। ये ऊपर जो है मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया था, वहाँ पर मैंने नहीं बताया था, वहाँ पर छूट गया था ये कंसेप्ट। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, और यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते R1 और R2 की, यानी कि 49 इंटू में 16, तो ये आपके पास यहाँ पर 7 इंटू में 4 बाहर आता है, यानी कि 7 के 28 दूनी का 56 जो है ये आपके पास 2 लाइन के अंदर जो है डायरेक्ट आंसर आ जाता 56 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब वही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हो, तो जो इंग्लिश वाले वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके। ठीक है, शायद पहले जो है इस क्वेश्चन को दिखाना रह गया था। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर 180 रुपये में 1 दर्जन दस्तानों की जोड़ियाँ, यानी कि यहाँ पर ए डजन पेयर्स ऑफ यहाँ पर ग्लोव्स आपको यहाँ पर दिए गए 10% की छूट पर उपलब्ध हैं, और यहाँ पर 54 रुपये में कितने जोड़ी दस्ताने जो हैं खरीदे जा सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए डजन पेयर्स ऑफ ग्लोव्स, यानी कि आपको यहाँ पर पता है 1 दर्जन के अंदर जो है आपके पास यहाँ पर दस्तानों की जो जोड़ियाँ होती है वो 12 जोड़ियाँ होंगी, यानी कि यहाँ पर 12 पेयर्स ऑफ ग्लोव्स आपके पास यहाँ पर कितने रुपए में थे, यानी कि 180 रुपये में यहाँ पर जो है 180 रुपये में उपलब्ध थे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो गया। तो अगर आप यहाँ पर 1 पेयर्स ऑफ ग्लोव्स का अगर आप मूल्य कैलकुलेट करते तो आप इधर 12 का डिवाइड करते तो 12 कम 12 हो गया, 12 पंचे 60, यानी कि 15 रुपये आ गया। ये आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आया 15 रुपये। ठीक है, अब वहीं पर आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो छूट दी जा रही है वो 10% की छूट दी जा रही है, 10% की छूट दी जा रही है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि आप 15 का 1/10 कैलकुलेट करते तो 1.5 होता है। ठीक है, अब 1.5 की यहाँ पर छूट दी जा रही है, तो 15 में से 1.5 घटाते तो 13.5 आपके पास यहाँ पर बचता, यानी कि इतने रुपए के अंदर जो है यहाँ पर 1 पेयर्स ऑफ यहाँ पर ग्लोव्स बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना था, प्रश्न में बताना था कि यहाँ पर 54 रुपये में कितने ग्लोव्स यहाँ पर खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 54 रुपये में कितने ग्लोव्स यहाँ पर बेचे जाएंगे, यानी कि खरीदने वाला तो इनको खरीदेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 54 इंटू में आप यहाँ पर कर देंगे 1/ये
13.5। तो अब इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। भाई पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 से डिवाइड करेंगे 6 9 54 हो गया, 9 से डिवाइड करेंगे 15 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे 2 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे ये आपका यहाँ पर 3 हो गया। तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 होगा, और 2 दूनी का 4, यानी कि 4 पेयर्स ऑफ ग्लोव्स, यानी कि 4 जोड़ी दस्ताने जो है वो खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए पीसीएम भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में जो है रिदा द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक क्या हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स है, यहाँ पर मैथ है, और यहाँ पर फिजिक्स है, और यहाँ पर केमिस्ट्री। यहाँ पर डेटा आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, बाकी इंग्लिश वाले जो है यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। व्हाट इज परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रिदा इन पीसीएम, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आप यहाँ पर मैथ्स के अंदर देखते हैं, फिजिक्स के अंदर देखते हैं, और केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। और रिदा का देखते तो ये रेड कलर वाला जो आपके पास स्क्वायर शेप में जो दे रखा है वो आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 60 और 80 के बीच में देखते हैं, ये आपके पास यहाँ पर 70 हो गया, प्लस यहाँ पर आप फिजिक्स के अंदर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये आपका यहाँ पर 120 और 100 के बीच में 110, प्लस यहाँ पर आप देखते हैं ये केमिस्ट्री के अंदर ये आपका यहाँ पर 120 है, तो यहाँ पर 120 लिख लिया। बट्टे के अंदर कुल अंक आपको यहाँ पर देखने थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इस 140। ठीक है, 140 आपको यहाँ पर दे रखा है। वेर इज मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश आईपी एंड बायोलॉजी इस 180। तो इंग्लिश वाले आप यहाँ पर, हिंदी वाले भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में जो अधिकतम आपको यहाँ पर अंक जो दे रखे हैं वो 140 दे रखे हैं। ठीक है, और अंग्रेजी आईपी और जीव विज्ञान में अधिकतम अंक 180 दे रखे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों सब्जेक्ट के अंदर अगर 140 करेंगे तो टोटल अंक 3 इंटू में 140 बनेंगे। अब इतने में से यहाँ पर इतने अंक जो है रिदा ने प्राप्त किए, ऊपर वाले अंक प्राप्त किए गए तो गुणा 100 करते तो ये आपके पास प्रतिशत अंक आ जाते हैं। अब यहाँ पर ऊपर ऐड करते तो ये 120 और 180 यानी कि 300 आपके पास टोटल बनता। बट्टे के अंदर 3 इंटू में 140 हो जाता, और गुणा में आप यहाँ पर 100 करते तो 10 से तो 10 कट गया, 3 से आप डिवाइड करते ये 100 हो जाता, यानी कि ऊपर आपके पास 1000 आ गया, बट्टे के अंदर 14 आ जाता। ठीक है, अब आप इसमें 14 का डिवाइड करते तो 14 सत्ते 98 हो गया, बच गया 2, फिर 14 एकम 14। अब देखिए 71.43% आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि 71 एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। इसमें देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC दिया गया, इसमें जो है एक्स वाई को भुजाओं को एक्स और वाई पर काटते हुए BC के समांतर खींचा जाता है, जहां AB बता दिया गया, BC बता दिया गया और BX बता दिया गया। तो एक्स वाई की लंबाई आपको यहाँ पर बतानी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ये आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है एक त्रिभुज ABC बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया प्रश्न में, BC के समांतर जो है एक रेखा खींची जाती है XY, जो कि यहाँ पर AB और BC को जो है X और Y बिंदु पर काटती है। ये X पर काटती है और ये Y पर काटती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक कंसेप्ट भी बताया था कि अगर यहाँ पर BC के समांतर किसी भी त्रिभुज के अंदर जो है, अगर हम यहाँ पर किसी एक भुजा के समांतर जो है कोई रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक तो AXY और ये एक पूरा ट्रायंगल ABC। ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे एक दूसरे के। यहाँ पर जो AXY ट्रायंगल जो है वो यहाँ पर जो है सिमिलर होगा, समरूप होगा किसके, ट्रायंगल ABC के। तो यहाँ पर जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हो चुके हैं तो हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे, और वहाँ से हम जो है इनकी भुजाएं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर AB जो है आपके पास ये पूरी आपके पास यहाँ पर 5.4 बताई गई। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं BX आपको 3 बताई गई, तो ये आपके पास यहाँ पर 2.4 बच गई। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो आपके पास यहाँ पर BC भुजा जो है इसके संगत भुजा XY होगी, तो यहाँ पर BC का X के साथ रेशियो XY के साथ रेशियो बराबर होना चाहिए। यहाँ पर जो है आप कौन कौन से लेंगे, और ये आपके पास यहाँ पर ये वाले भुजाएं ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो AB आप ऊपर रखेंगे, और यहाँ पर जो AB की संगत भुजा, भाई AB की संगत भुजा आपके पास यहाँ पर AX होगी, यानी कि यहाँ पर AX के साथ रेशियो जो है वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। भाई BC का मान आप यहाँ पर क्या रखेंगे, BC का मान आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न में 7.2 बताया गया, तो 7.2 रख दिया। बट्टे के अंदर XY का मान आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर बराबर की साइड जो है AB का मान आपके पास 2
ए बी का मान आपके पास यहाँ पर टोटल 5.4 है और यहाँ पर ए एक्स का मान जो है ये 2.4 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट से पॉइंट कट गया और यहाँ पर पॉइंट हटाते तो बट्टे के अंदर 10 आता। अब ये 18 3 54 हो गया, 18 4 72 हो जाता। ये 3 से डिवाइड करते बट्टे के अंदर 8 हो जाता, ऊपर आपके पास यहाँ पर 1 आता। अब आप इसमें देखिए वज्र गुणा कराते, ये जो है आपके पास यहाँ पर डबल एक्स जैसा लग रहा है, तो मैं इसको जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो है डॉट एक्स वाई आप इस तरह से इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर वज्र गुणा कराते ये इधर 1 से गुणा होता है, ये 800 के 32 हो जाता है, यानी कि ये 10x y इक्वल टू हमारे पास क्या आता, ये 32 आता। तो आप इससे कह सकते हैं कि एक्स वाई बराबर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 का आप उत्तर डिवाइड करते तो 3.2 आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर था। अब इसमें देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले अगर आपको पता थे तो आप आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते थे। इसमें देखिए कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कोस एक्स कोस वाई और माइनस का साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए साइन एक्स माइनस साइन वाई का जो फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू में कोस वाई और माइनस होता है यहाँ पर कोस एक्स इंटू में साइन वाई, लेकिन यहाँ पर प्लस आ रहा है। ये प्लस इस कारण से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह दिया गया, तो माइनस के आप इसमें गुणा कराते तो ये वाला टर्म माइनस और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। और tan 2z का आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ जाता अगर फॉर्मूले याद थे तो। अब इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 250 लोगों के एक समूह में 40% पुरुष और 60% महिलाएं। यदि समूह में 30 महिलाएं शामिल हो जाती हैं तो यहाँ पर नए समूह में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। अब इसमें जो है आपके पास यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल का जो रेशियो बताया गया, ये रेशियो बताया नहीं गया, परसेंटेज बताया गया। रेशियो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 2:3 आपको यहाँ पर दिखाई पड़ गया। टोटल करें तो 5 यूनिट आपके पास होने, जबकि टोटल लोग कितने बताए गए 250 बताए गए, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 250 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटा 50 गुना, तो यहाँ पर ये 50 गुना करेंगे तो ये 100 हो गया, ये 150 हो गया। ये आपके पास यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की संख्या आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न में बोला गया कि 30 और महिलाएं शामिल हो जाती हैं, यानी कि इसमें महिलाओं में 30 और ऐड करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर महिलाएं कितनी हो गई 180 हो गई। 180 आपके पास ये जो महिलाएं हैं ये आपके पास यहाँ पर कुल अब आपके पास समूह के अंदर कितने लोग हो जाएंगे भाई 250 पहले थे, ये 250 पहले थे और यहाँ पर इसमें क्या हुआ कि 30 और महिलाएं शामिल कर दी गई। तो अब आपके पास यहाँ पर कुल जो लोग आपके पास होंगे वो 280 होंगे। तो ये 280 का यहाँ पर कितना परसेंट बनेगा वही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना था। तो आप इसमें कैलकुलेशन करते 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिया 9 कट गया, 9 बार कट गया और 2 से काटते 14 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 9 इंटू में ब्रैकेट के अंदर 1/14 की प्रतिशत वैल्यू होती है आपके पास यहाँ पर 7 सही 1/7, 7 से 1/7 प्रतिशत हो जाएगी। तो आप इसमें देखें 9 का गुणा करते तो 9 से 63 और यहाँ पर 1 ऐड करते तो ये 64 सही 2/7% आपके पास आता। और ये देखिए 64.29% आपको दिखाई पड़ गया, खत्म सवाल था, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर 18 में आप इसका डिवाइड करेंगे, आप पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 7 दूनी का 14 में से 5 गया 9 बचा और 9 से आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 दूनी का 18 2 बार कट जाएगा। तो ये 2 इंटू में 5 हो गया इंटू में 24, ये डिवाइड में आएगा 30। तो आप इसमें देख सकते हैं 5 दूनी का 10 से ये 0 कट गया, तो ये 8 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर आ गया। अब इसमें देखिए एक अर्धगोले का व्यास आपको बताया गया, तो यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये कितना होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अर्धगोला आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अर्धगोला है तो ये नीचे इसका एक वर्ताकार भाग भी बनेगा। अब इसमें होगा क्या कि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया आपको यहाँ पर बताना है CSA। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे वाला वर्ताकार भाग जो है ये तो वक्राकार तो होगा नहीं, यहाँ पर ये तो समतल है, तो आपको सिर्फ वर्गाकार जो है आपके पास यहाँ पर भाग यही दिखाई पड़ रहा वक्राकार, ठीक है। तो इसी का क्षेत्रफल जो आपको बताना था। अब पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। बस कैलकुलेशन कर लीजिए भाई, 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए व्यास आपके पास है तो r इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 21/2 हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं 21/2 हो गया इंटू में 21/2 हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए भाई। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 त्रिका 21 हो गया, ये 2 से 2 कट गया और ये 2 से काटेंगे तो ये आपका यहाँ पर 11 आ जाएगा। ये देखिए 21 3 63 होगा, 63 के आप यहाँ पर 11 से गुणा कराएंगे तो ये डायरेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा 693 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए एक नौका धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में तय कर सकती है और यदि स्थिर जल में नौका की चाल आपको यहाँ पर बता दी गई 13 किलोमीटर पर आवर, तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की यात्रा तय करने में जो है
यह कितना समय लेगी ये आपको बताना है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है और यहाँ पर धारा के अनुकूल की बात हो रही है, तो अनुकूल यहाँ पर x प्लस वाई की स्पीड से डिस्टेंस कवर होगी। x यहाँ पर नाव की चाल है, y धारा की चाल है, ठीक है। और यहाँ पर बराबर जो टाइम लग रहा है ये 4 घंटे का बताया गया है। भाई दूरी बट्टे चाल करते टाइम आता और ये टाइम आपके पास यहाँ पर 4 घंटे का बताया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपके पास नाव की चाल स्थिर जल में x की वैल्यू आपको यहाँ पर 13 बताई गई है। और यहाँ पर देखिए आपको यह कैलकुलेट करना था कि 30 किलोमीटर यहाँ पर धारा के प्रतिकूल दिशा में x माइनस का y की स्पीड से यहाँ पर डिस्टेंस कवर होगी, और ये जो टाइम लगेगा ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। तो आप इसमें देख सकते हैं x का मान आपको यहाँ पर 13 दिया गया, तो आप x की जगह 13 रखते और यहाँ पर बट्टे के अंदर 1 लगा लेते, वज्र गुणा आप यहाँ पर कराते तो ये 60 हो गया, इधर 13 चौके 52 हो गया, प्लस का 4y हो गया। तो ये 52 इधर घटाता 8 घटता, 52 इधर आकर घटता तो 8 बचता, तो ये 4y बराबर 8 यानी कि y बराबर आप यहाँ पर 2 लिख सकते थे, ठीक है। तो y का मान आपके पास 2 आ गया, आप यहाँ पर पुट कर देते। भाई इसमें देखिए x का मान आप 13 रखते और y का मान आप यहाँ पर 2 रखते, तो 13 - 2 यानी कि बट्टे के अंदर 11 बच गया। तो 30 बट्टे आपके पास यहाँ पर 11 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 से 8 बट्टे 11 हो जाएगा, यानी कि इतने घंटे का जो है यहाँ पर टाइम लगता धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2000 और 2020 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से विभाज्य है। आपको ये दिखाई पड़ गया कि 2000 यहाँ पर 8 से डिविजिबल है। अब 2000 अगर 8 से डिविजिबल है तो इसके बाद आपके पास यहाँ पर 8 से विभाज्य संख्या, क्योंकि आपको यहाँ पर बीच में देखनी थी, तो यहाँ पर 8 से विभाज्य संख्या आप इसमें 8 ऐड कराते यानी कि 2008 आपके पास एक संख्या हो गई। इसमें 8 ऐड कराते तो 2016 आपके पास यहाँ पर एक संख्या हो गई। इसमें 8 ऐड कराते तो 2024 होती, जो कि यहाँ पर इससे ज़्यादा चली जाती। हमें इन दोनों के बीच में देखना था, तो हमारे पास 2 ही संख्या हुई। अब इसमें देखिए पहले वर्ष के दौरान जो है एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में जो दूसरे वर्ष के दौरान 5% की कमी हुई, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 47,880 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, यानी कि पहले वर्ष की शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो हम यहाँ पर x मान लेते हैं। तो 5% की वृद्धि यानी कि यहाँ पर 1/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी कि 20 पर 1 का इंक्रीमेंट हुआ। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 पर 1 की कमी होगी, ठीक है, 20 पर 1 की कमी होगी। तो यहाँ पर 21/20 आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर यहाँ पर दूसरे वर्ष जो है कमी हो रही है, तो आप इसने 19/20 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो संख्या आपके जनसंख्या प्राप्त होगी वो प्रश्न में बताई गई, ये 47,880 थी, तो बराबर कर दिया 47,880 के, कैलकुलेट कर लीजिए। भाई आज इसमें देखिए 21 का डिवाइड करते तो 21 दूनी का 42 हो गया, बच गया 5, फिर 21 दूनी का 42 और यहाँ पर बच गया 16 और यहाँ पर 168 होगा, और 21 अट्ठे 168 होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये 0 आ गया। अब 19 का आप इसमें डिवाइड करते 19 से कम 19 हो गया, बच गया 3, 19 दूनी का 38 हो गया, ये 0 आ जाएगा। अब आप इसमें देखिए 400 के उधर गुणा कराते तो x बराबर 12 4 तो 48 हो गया, आगे 3 0 आ जाते, खत्म सवाल था। 48,000 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाता। इसमें देखिए ओ केंद्र और चाप पी क्यू आर, ओ पर जो है 240 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो पी क्यू को ए तक बढ़ाया जाता है, तब यहाँ पर एंगल ए क्यू आर की माप कितनी होगी। तो यहाँ पर एक चित्र बना लेते, ये कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पर बनेगा। ये आपके पास यहाँ पर एक वृत्त दिया गया जिसका केंद्र आपको यहाँ पर O बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं O पर जो है ये PQR चाप जो है ये 240 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इसका मतलब 180 डिग्री से यहाँ पर ज़्यादा का कोण अंतरित करेगा, यानी कि यहाँ पर ये जो चाप बनेगा ये आपके पास यहाँ पर दीर्घ चाप की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दीर्घ चाप जो है ये कोण यहाँ पर केंद्र पर जो है 240 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ये प्रश्न में बताया गया, ठीक है। ये P हो गया, ये R हो गया, और Q बिंदु हम यहाँ पर कहीं पर भी मान लेते हैं, ये Q बिंदु हो गया, ठीक है। अब प्रश्न में क्या बताया गया कि यहाँ पर PQ को जो है A तक बढ़ाया जाता है, ये PQ हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे A तक, तो ये आपका यहाँ पर A तक हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको एंगल AQR बताना था, यानी कि A Q और R, यानी कि आप यहाँ पर इसको Q को R से भी मिला देते। तो यहाँ पर ये जो एंगल आपके पास ये बन रहा है, ये वाला एंगल आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना था। तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो आपके पास कोण है यहाँ पर केंद्र पर 240 डिग्री का होगा, तो ये वाला कोण कितना बच गया, 120 डिग्री का बच गया, क्योंकि केंद्र पर जो पूरा कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। अब P को अगर हम R से मिलाएं तो ये इस वृत्त की जीवा होगी, और जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण हमारे पास 120 डिग्री, तो परिधि पर बनाया गया कोण इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये कोण 60 डिग्री है, तो आपको यहाँ पर पता है एक रेखा के ऊपर टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 180 में से अगर 60 माइनस किया तो 120 डिग्री आपके पास यहाँ पर ये वाला कोण बच गया, और यही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना था AQR, ठीक है। तो 120 डिग्री आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर था।
अब इसमें देखिए 1 रुपये में 1.5 लीटर की दर वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य जो है 1 रुपये में 1/7/8 लीटर हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो आपके पास यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहले और अब जो आपके पास यहाँ पर दूध मिल रहा है उनके बीच अगर आप यहाँ पर रेशियो बनाते तो ये आपके पास यहाँ पर क्या बनता। इसमें देखिए यहाँ पर 3/2 आप यहाँ पर लिख सकते थे। 1 रुपये के अंदर आपके पास यहाँ पर 3/2 लीटर दूध पहले मिल रहा था। अब 1 रुपये के अंदर यहाँ पर 8 और 7 8 लीटर दूध मिल रहा है। 15/8 लीटर दूध मिल रहा है। इनका रेशियो बनाते तो ये 2 से कटता ये 4 आ गया, ये और ये 3 से कटता ये 5 आ गया। बोथ साइड आप यहाँ पर 4 की गुणा कराते तो ये रेशियो आपका यहाँ पर 4:5 बन जाता। यानी कि पहले आपके पास दूध 4 यूनिट था, अब आपके पास यहाँ पर दूध कितना हो चुका है 5 यूनिट हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो है 5 यूनिट हो चुका है, इसका मतलब हमने 1 यूनिट पानी ऐड किया होगा तभी आपके पास यहाँ पर दूध की मात्रा बढ़ी है। लेकिन प्रश्न में क्या बताया गया था कि पहले जो दूध था वो आपके पास 60 लीटर था, यानी कि यहाँ पर डेटा आपको जो है 15 गुना दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो पानी ऐड किया है 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट ना होकर ये भी 15 गुना हो जाएगा। यानी कि कितना पानी ऐड करना पड़ेगा 15 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए महेश का वार्षिक वेतन आपको बता दिया गया और यहाँ पर जो है ये बढ़कर 2,40,000 हो गया। तो वेतन में प्रतिशत वृद्धि बतानी है तो आप यहाँ पर रेशियो बनाएंगे तो ये 4 0 से 4 0 खत्म, यानी कि 20 से आपके पास यहाँ पर 24 हो गया। यानी कि 4 का इंक्रीमेंट आपको दिखाई पड़ा कितने पर 20 पर और गुणा 100 करते हैं तो यहाँ पर 1/5 बनता है। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है यहाँ पर 20% होती है, यानी कि 20% की वृद्धि हुई है। अब इसमें देखिए किस वर्ष में जो पिछले वर्ष की तुलना में मोतियों के निर्यात में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई थी, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो आप देखिए ऑप्शन से देखते तो सबसे पहले 2019 में देखते तो 2019 में आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.5 और यहाँ पर 1.4, यानी कि यहाँ पर 1.9 का आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखाई पड़ा। 1.9 का इंक्रीमेंट दिखाई पड़ा कितने पर 9.5 पर और गुणा 100 करते तो ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है 20% आपके पास आ जाता। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर 2019 के अंदर आया है। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं 2018 के अंदर चेक करते हैं तो 2018 के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है आपको यहाँ पर 3 का इंक्रीमेंट दिखाई पड़ रहा है। तो 3 का इंक्रीमेंट दिखाई पड़ा कितने पर 6.5 पर और गुणा 100 कर देते तो यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाते तो ऊपर 0 आ जाता। अब इसमें अगर आप यहाँ पर 5 का डिवाइड करते तो यह आपके पास 5 6 30 हो गया, 13 5 65 हो गया। 1/13 की प्रतिशत वैल्यू होती है 7 सही 9/13, यानी कि यहाँ पर 6 इंटू में आपके पास कितना हो जाता है 7 सही 9/13%। अब यहाँ पर देखिए 6 के अंदर गुणा कराते तो 7 6 42 हो गया, 6 9 54 हो गया। तो यहाँ पर 46 और यहाँ पर 46 सही 2/13% आपके पास आता। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं 2014 का आपको चेक करना था तो 2014 का आप यहाँ पर चेक करते हैं तो 2014 में आपको यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट दिखाई पड़ रहा है 0.9 का इंक्रीमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो 0.9 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पर 9.9 पर और यहाँ पर जो है गुणा आप 100 करते हैं तो देखिए 1/11 बनता और 1/11 की प्रतिशत वैल्यू होती है 9 से 1/11%। ठीक है, इतना लिख लिया। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए 2017 के अंदर देखते तो 2017 के अंदर आपको यहाँ पर ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 0.5 और यहाँ पर 0.8, यानी कि आपके पास यहाँ पर 1.3 का आपको इंक्रीमेंट दिखाई पड़ा। तो 1.3 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पर या 5.2 पर और गुणा 100 करते हैं तो ये देखिए 1/4 बनता है, यानी कि 25% का आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किस में दिखाई पड़ा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है 46 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा। तो ये 2018 के अंदर सबसे ज़्यादा, यही आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर था। प्रतिशत वृद्धि जो है सबसे ज़्यादा इसी में थी। इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर एक बैंक जो है रुपए के पर n² वर्षों के लिए r⁴1/2 की वर्ष की दर से जो है साधारण ब्याज लगाता है और एक अन्य बैंक जो है l रुपए पर n³ वर्षों के लिए r⁴3/2 की दर से साधारण ब्याज लगाता है और समान ब्याज देता है। तो यहाँ पर k और l के बीच का अनुपात बताना था। कुछ नहीं है, PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर धनराशि k की बताई गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको r⁴1/2 बताई गई, टाइम यहाँ पर n² बताया गया। डिवाइड करते हैं 100 से तो ये आपका यहाँ पर ब्याज आता, सिंपल इंटरेस्ट आता। यहाँ पर देखिए l राशि बताई गई और यहाँ पर जो है टाइम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है r⁴3/2 बताई गई, टाइम यहाँ पर n³
बताया गया, तो n क्यूब रख देते, बट्टे के अंदर 100 करते, तो ये भी आपका यहाँ पर जो है सिंपल इंटरेस्ट आता और ये बराबर आना चाहिए। प्रश्न में ये बताया गया था, क्योंकि यहाँ पर समान ब्याज देता है, ये प्रश्न में बताया गया था। ठीक है, तो हमने इनको बराबर कर दिया और कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 100 से 100 कट गया। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं n स्क्वायर इधर डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पर घात 2 कट जाएंगे, एक घात आपके पास बच जाएगी, यानी कि n बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर r की पावर 1/2 जो है इधर की साइड आपके पास यहाँ पर बट्टे के अंदर आएगा, तो यहाँ पर 3/2 में से यहाँ पर माइनस होगा, तो ये आपके पास यहाँ पर पावर 1 बच जाएगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर r बच गया। अब यहाँ पर l इधर भेज देंगे, तो ये k/l हो गया, ये बराबर की साइड आपके पास ऊपर r बचा और n बचा और बट्टे के अंदर 1 बचा है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर r n अनुपात 1 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर आ जाता। अब देखिए इसको समझिए, यहाँ पर r की पावर 3/2 और यहाँ पर बट्टे के अंदर r की पावर 1/2 जो है, इसको मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा है भाई, आपको पता है यहाँ पर बेस सेम हो तो यहाँ पर घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, डिवाइड करते हैं तो, यानी कि 3/2 में से आप माइनस करेंगे 1/2, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ गया। r की पावर यहाँ पर 2/2 यानी कि 1 आएगा, तो यही तो मैंने लिखा है डायरेक्ट, यहाँ पर r बच गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण आपको प्रश्न में बता दिए गए और यहाँ पर जो है इस ग्राफ के यहाँ पर जो है ये ग्राफ कैसा बनेगा ये आपको यहाँ पर बताना है दोनों रेखाओं का। ठीक है, पैरेलल बनेगा, समान पैरेलल यानी कि समांतर बनेगा, या फिर यहाँ पर कोइंसिडेंट यानी कि संपाती बनेगा, या फिर यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित, या फिर यहाँ पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित होगा, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पर मैं अगले वाले पेज पर जो है यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए आपके पास यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण जो है आप यहाँ पर मान लीजिए, एक तो a1x और प्लस का b1 y और प्लस का c1 इक्वल टू 0, एक रैखिक समीकरण ये होगी, और दूसरी रैखिक समीकरण आप यहाँ पर मान लीजिए a2x प्लस का b2 y प्लस का c2 और ये इक्वल टू 0। ये दोनों समीकरणों को अगर हम यहाँ पर मिला दें तो ये आपके पास यहाँ पर एक रैखिक समीकरण युग्म बनता है। अब इसमें आप यहाँ पर क्या करते हैं, a1/a2 कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर ये बराबर b1/b2 कैलकुलेट करते हैं और ये बराबर आप यहाँ पर c1/c2 कैलकुलेट करते हैं। तो इस सिचुएशन में जो है यहाँ पर आपके पास जो रेखाएं बनेगी वो समपाती बनेगी, यानी कि एक के ऊपर एक बनेगी, यानी कि रेखाएं आपके पास यहाँ पर एक रेखा ऐसे बन गई। अब दूसरी रेखा जो है इसके ऊपर एक्जैक्ट इसके ऊपर होगी। ठीक है, हालांकि ये दिखाई नहीं पड़ेगी, मैं डैश डैश से आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये दोनों रेखाएं जो आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ रही है, प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पर भी हल होगा, यहाँ पर भी हल होगा, यहाँ पर भी हल होगा और यहाँ पर भी हल होगा। इस तरह से अनंत हल होंगे इस रेखाओं, इन दोनों रेखाओं के। ठीक है, अब वहीं पर दूसरी कंडीशन आपके पास यहाँ पर बनती a1/a2 बराबर, अगर आपके पास यहाँ पर नहीं होता b1/b2 के, तो यहाँ पर ये जो रेखाएं आपके पास यहाँ पर बनती, ये रेखाएं बनती आपके पास यहाँ पर प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, प्रतिच्छेदी आपके पास यहाँ पर ये रेखाएं बनती, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और यहाँ पर ये सॉल्यूशन आपके पास एक हल होता, यानी कि यहाँ पर जो है दोनों रेखाओं का आपके पास यहाँ पर हल प्राप्त हो जाता। जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही वही बिंदु आपके पास यहाँ पर इसका आंसर होता। ठीक है, अब तीसरी आपके पास यहाँ पर शर्त जो बनती है वो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगी, तीसरी शर्त जो बनेगी वो आपको यहाँ पर देखिए a1/a2 कैलकुलेट करते और यहाँ पर बराबर आ जाता b1/b2 और ये बराबर नहीं होता c1/c2 के। ठीक है, तो ये वाली शर्त बनती है, और इस वाली शर्त में क्या होती है, दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, समांतर यानी कि पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं और कभी काटेंगे नहीं, तो यहाँ पर हमें कोई हल नहीं प्राप्त होगा। तो ये 3 कंसेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखने थे। अब यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन समझिए, यहाँ पर देखिए x के गुणा में आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर a1 का मान तो आपके पास 1 हो गया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a1 का मान आपके पास 1 हो गया। इसी तरह से b1 यानी कि y का आप यहाँ पर गुणांक देखते तो ये आपके पास यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप c1 देखते तो c1 बराबर आपके पास देखिए 15 इस साइड आता है, यानी कि माइनस में आ जाता है, यानी कि माइनस का 15 हो गया। इसी तरह से इस इक्वेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं a2 बराबर x का गुणांक आपके पास यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर जो है b2 का गुणांक आपकी y का गुणांक आपके पास यहाँ पर 8 हो गया, b2 का मान 8 और c2 का मान आपके पास यहाँ पर जो है ये 13 इधर आता है, यानी कि माइनस का 13 बनता। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते। हालांकि देखिए आपको इतना ज़्यादा डिटेल में लिखना नहीं पड़ता, मैं समझाने के लिए सब कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर a1/a2 कैलकुलेट करते तो 1/4 आता। इसी तरह से आप यहाँ पर b1/b2 कैलकुलेट करते तो ये आपका यहाँ पर 2/8 यानी कि ये भी 1/4 आ जाता। ठीक है, और यहाँ पर आप c1/c2 कैलकुलेट करते तो ये आपका यहाँ पर -15/13 माइनस का 13 यानी कि आपके पास यहाँ पर ये 15/13 आ जाता। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके पास बना है ये a1/a2 जो है ये बराबर है b1/b2 के, क्योंकि यहाँ पर दोनों का रेशियो बराबर है।
लेकिन यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू है C1/C2, क्योंकि C1/C2 आपके पास यहाँ पर 15/13 बना है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन आपके पास, यहाँ पर मैं शर्त आपको बताई थी, यहाँ पर तीसरी शर्त आपके पास ये वाली बन रही है, यानी कि यहाँ पर दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, और इस स्थिति में आपके पास यहाँ पर कोई हल प्राप्त नहीं होगा, यानी कि समांतर आपके पास ये रेखाएं हो जाएंगी पैरेलल। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर 25 क्वेश्चंस। तो यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।